नमस्कार। जीके बाई अजय कुलहरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 का अध्याय 5 राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं पढ़ेंगे। राजस्थान की सभी परीक्षाओं में राजस्थान चित्रकला एवं लोक कला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न राजस्थान अध्ययन पुस्तकों में से ही आते हैं। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए ताकि हमें आपको और भी अधिक अच्छे से मैटर उपलब्ध करा सकें। अब हम अध्याय 5 शुरू करते हैं। चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला का छत्तर अत्यंत समृद्ध है। यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित थी, वरन ये चित्र कागज, कपड़े, हवेली, मंदिर व महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। राजस्थान में आलनिया दर्रा, कोटा में बैराट, जयपुर तथा दर भरतपुर स्थानों में शैलाश्रयों, गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए रेखांकन प्रदेश का प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। V.S. वाणकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा ईडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की है। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित और निरुक्ति वृत्ति एवं 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी जैसलमेर भंडार में मिले हैं। तो राजस्थान के जो शैलाश्रय या गुफाओं के आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र थे, वो राजस्थान में आलनिया दर्रा, कोटा, बैराट, जयपुर तथा दर भरतपुर स्थान से प्राप्त हुए हैं, जो राजस्थान की प्रारंभिक चित्रकला को दर्शाते हैं। V.S. वाणकर ने 1953 ईस्वी में कोटा, चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली के माउंट आबू और ईडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की थी। और राजस्थान का जो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो 1060 ईस्वी में ओद निरुक्ति वृत्ति एवं 10 कालिका सूत्र चूर्णी जैसलमेर भंडार में मिले हैं। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी में माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ है, जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतः प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में ये मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई। और राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसको माना गया है? मेदपाट मेवाड़ को माना गया है। और मेदपाट मेवाड़ की जो चित्रकला है वो अजंता चित्रशैली से प्रभावित है। राजस्थानी में प्रारंभ में जैन शैली, फिर गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में राजस्थान में मुगल शैली का प्रभाव हुआ है। राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हेवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा। W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इसे प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया। राय कृष्ण दास ने इस मत का खंडन करते हुए राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया, जिनमें मेवाड़ पर सर्वश्री मोती चंद्र, श्री अंधारे, डॉक्टर R.K. विशिष्ट एवं किशनगढ़ पर श्री एरिक्स डिक्सन एवं फयाज अली, बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र, W.G. आचार्य एवं महाराज ब्रजेंद्र सिंह कोटा के नाम प्रमुख हैं। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने? आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में 1916 में प्रस्तुत किया था। आनंद कुमार स्वामी
गांगुली हेवेल ने राजपूत चित्रकला कहा। जो राजस्थान की चित्रकला है इसको आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली हेवेल ने तो क्या कहा, राजपूत चित्रकला। W.H. ब्राउन ने अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग में इसे राजपूत कला नाम दिया और राय कृष्ण ने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। तो राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया, राय कृष्ण दास ने दिया। और राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। जो राजस्थान की चित्र शैलियाँ ही उनको प्रकाश में लाने का श्रेय अलग अलग विद्वानों को जाता है। जैसे मेवाड़ की चित्र शैली, इसको डॉक्टर मोती चंद्र श्री अंधारे, डॉक्टर R.K. विशिष्ट ने प्रकाशन में लाया। किशनगढ़ की चित्र शैली को एरिक डिक्सन तथा फयाज अली ने प्रकाशन में लाया। और बूंदी कोटा को प्रमोद चंद्र W.G. आचार्य, महाराज ब्रजेंद्र सिंह कोटा ने प्रकाशित में लाने का काम किया। राजस्थान के चित्रकला की विशेषताएं। नंबर 1, लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। नंबर 2, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण, चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन भी विशेष रूप से दिखाई देता है। नंबर 3, राजस्थान की चित्रकला में महल, किले, हवेलियों में अधिकता देखी जाती है। नंबर 4, राजस्थान की चित्रकला में विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगार चित्रण उसके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अंकन करता है। नंबर 5, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्र की अलग पहचान देता है। नंबर 6, राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपुत्रों, सामंतों के संरक्षण में फली फूली है। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर 4 वर्गों एवं अनेक उपवर्गों में बांटा गया है। तो राजस्थानी जो चित्रकला की शैलियाँ हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है मेवाड़ शैली, नंबर 2 है मारवाड़ शैली, नंबर 3 हाड़ौती शैली और नंबर 4 ढूंढाड़ शैली। मेवाड़ शैली में चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली तथा बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि ठिकानों की कला आती है। तो मेवाड़ शैली में कौन सी शैलियाँ आती हैं? चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा शैलियाँ आती हैं तथा देवगढ़, सावर, शाहपुरा उपशैली आती हैं। बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि ठिकानों की कला आती है। नंबर 2 पे आती है मारवाड़ शैली। जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली तथा घाणेराव, रिया, भिणाय, जूनिया आदि ठिकाना कला आती है। मारवाड़ शैली में आएंगी जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर शैलियाँ तथा घाणेराव, रिया, भिणाय, जूनिया आदि ठिकानों की कला आएगी। हाड़ौती शैली, हाड़ौती में आती है बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली। हाड़ौती में बूंदी, कोटा और झालावाड़ शैलियाँ आएंगी। ढूंढाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली में आएगी आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियार उपशैली तथा झिलाई, ईसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाना कला आती है। ढूंढाड़ शैली में कौन सी आएंगी? आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर शैलियाँ, उनियार उपशैली तथा झिलाई, ईसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकानों की कला आएगी। मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ मेवाड़ शैली का प्रथम उदाहरण है जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था।
तो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? मेवाड़ शैली से माना जाता है। और मेवाड़ शैली में पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण किया गया है। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रति कर्मण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है वो क्या है? मेवाड़ शैली का प्रथम ग्रंथ है और इसकी तेज सिंह के समय इसका चित्रण हुआ था। मेवाड़ शैली 1423 ईस्वी की देलवड़ा से में लिखी गई सुपासनाहचर्यम पुस्तक में दिखाई देती है। डगलस बेरेट एवं बेसिल गे ने चोर पंचासिका शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। तो मेवाड़ शैली के में देलवाड़ा में जो सुपासनाहचर्यम पुस्तक लिखा गई है वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। और डगलस बेरेट और बेसिल गे ने चोर पंचासिका शैली का उद्गम भी मेवाड़ शैली को माना है। और महाराणा कुंभा के जो समय था वो सभी कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम माना जाता है। उदय सिंह का काल है 1535 से 1572 ईस्वी। इस दौरान बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण 1540 मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में चित्रकला का विकास हुआ है। इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। भागवत पुराण का परिजात अवतरण मेवाड़ के और नानाराम की कृति है 1540 ईस्वी की। और महाराणा प्रताप के समय चावंड में चित्रकला का विकास हो चुका था और जो ढोला मारू कृति है वो महाराणा प्रताप के समय चित्रित की गई है 1592 ईस्वी में, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अब आती है उदयपुर शैली। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ है। चावंड चित्र शैली का विकास प्रारंभ तो कहाँ से हो गया था? महाराणा प्रताप के समय से ही हो गया था, लेकिन अधिक विकास हुआ है महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय। महाराणा अमर सिंह के समय रागमाल 1605 ईस्वी मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। मेवाड़ के राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का श्रवण काल कहा जाता है। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार साहबदीन और मनोहर रहे हैं। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरों कारखाने नाम से पुकारा गया है। तो चावंड चित्र शैली का विकास प्रारंभ तो महाराणा प्रताप के समय हो गया था। उस दौरान ढोला मारू चित्रित किया गया था, लेकिन चावंड चित्र शैली का अधिक विकास अमर सिंह प्रथम के समय हुआ। अमर सिंह के समय मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है रागमाल 1605 ईस्वी में उसको चित्रित किया गया था और रागमाल का चित्रांकन निसारदीन ने किया था। मेवाड़ के राणा जगत सिंह ने का जो समय है उसे लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। मेवाड़ के जगत सिंह प्रथम के समय रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण आदि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण किया गया था। राणा जगत सिंह ने के समय चित्रकार कौन थे? सहाबुद्दीन और मनोहर। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तौरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला बनवाई थी, जिसे तस्वीरों कारखानों कहा जाता है। राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार के लतीफ़े और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख हैं। तो संग्राम सिंह द्वितीय के समय गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख रहे हैं। मेवाड़ शैली में पुरुष आकृति गठीली मूछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी गिरवा व छोटा कद,
उदयपुरी पगड़ी, लंबा साफा, स्त्रियों का चित्रांकन, सरलता के भाव से युक्त, मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक तथा भरी दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लुगड़ी घाघरे और कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। तो मेवाड़ शैली के जो पुरुष हैं उनमें घटीली मूछें हैं और छोटी गिरवा, छोटा कद है। उदयपुरी पगड़ी, स्त्रियों का क्या मीनाकृत आंखें दिखाई गई हैं, सीधी लंबी नाक है और प्रकृति का जो संतुलित चित्रण है वो मेवाड़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है। मेवाड़ शैली में लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। अगली शैली है नाथद्वारा शैली। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथद्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथद्वारा शैली में पुष्टि मार्ग के संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। यह उदयपुर शैली एवं वज्र शैली का सम्मिलित रूप है। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाई के नाम से जाने गए हैं। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल गवाल, गोपियाँ तथा वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। इसमें हरे पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। इसकी अन्य विशेषताओं के केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता आदि है। तो मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख केंद्र क्या है? नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जो भारत प्रसिद्ध पीठ है। तो यहाँ की जो नाथद्वारा शैली है वो उदयपुर शैली और वज्र शैली का मिश्रित रूप है। और नाथद्वारा शैली की मुख्य विशेषता है पिछवाई। नाथद्वारा शैली के अंदर हरे पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। गायों के मनोरम दृश्य हैं। आसमान में देवताओं का अंकन है। पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति व कदली वृक्षों की प्रधानता है। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम आदि के नाम भी प्रसिद्ध है। महिला चित्रकारों में कमला एवं इलायची का नाम मिलता है। तो नाथद्वारा शैली के चित्रकार हैं बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, कमला एवं इलायची। अगली शैली है देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते हैं। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर एवं मेवाड़ शैली का सम्मिलित रूप है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाशन में लाया गया। इस शैली के प्रमुख चित्रकार में बगता, कमला प्रथम, कमलादित्य, हरचंद, नंगा, चोखा एवं बैजनाथ हैं। तो देवगढ़ शैली है, ये देवगढ़ ठिकाने से देवगढ़ ठिकाने का स्थापना 1680 में द्वारिकादास चुंडावत ने की थी। और देवगढ़ शैली के जो सामंत हैं, देवगढ़ के सामंत 16वें उमराव कहलाते हैं। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का मिश्रित रूप है। श्री अंधारे ने देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाए थे। देवगढ़ शैली के चित्रकार हैं बगता, कमला प्रथम, कमलादित्य, हरचंद, नंगा, चोखा व बैजनाथ। प्राकृतिक प्रवेश, शिकार के दर से अंतःपुर, राजसी ठाट बाट, श्रृंगार सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं।
इसमें पीले रंग की बहुलता रही है। इस शैली का चित्र अजारा की ओवरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। तो देवगढ़ शैली में पीले रंग की बहुलता है और देवगढ़ शैली के जो भित्ति चित्र हैं वह अजारा की ओवरी व मोती महल में देखने को मिलते हैं। अब है मारवाड़ शैली। मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, अजमेर के कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। इसके प्रारंभिक चित्रावशेष हमें प्रतिहारकालीन औध निरुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। तो मारवाड़ शैली का जो चित्रकला है मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में दिखाई देती है। इसके अलावा जैसलमेर, नागौर, अजमेर में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी के अंदर श्रृंगधर का उल्लेख किया है और श्रृंगधर ने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया था। पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म किसने दिया? श्रृंगधर ने दिया था। और इसका जो प्रारंभिक चित्रावशेष है वो हमें औध निरुक्ति वृत्ति में मिलता है। और जो मारवाड़ी साहित्य हैं वो किस पर आधारित है? प्रेम आख्यानों पर आधारित हैं और उन्हीं पर अधिक चित्रण किया गया है मारवाड़ शैली में। जोधपुर शैली। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन प्रवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें चोखेलाव महल चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं। सन 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। जो मारवाड़ में कला और संस्कृति को नया आयाम मालदेव ने दिया था और मालदेव के समय चोखेलाव महल और चित्रित उत्तराध्याय सूत्र से इनके हमें प्रतिनिधि चित्र प्राप्त होते हैं। 1623 ईस्वी में कलाकार वीरजी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। तो 1623 ईस्वी में वीरजी ने पाली के विठल दास चंपावत के लिए रागमाल चित्रावली चित्रित की थी, जो कि शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। जोधपुर शैली में मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया। कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल में चित्रों में दिखाई देता है। जोधपुर के जसवंत सिंह थे, उनके समय कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव दोनों को देखने में मिलेगा। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने, जिसमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 ईस्वी मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर सुरक्षित देखे जा सकते हैं। महाराजा अभय सिंह के समय चित्रकार था डालचंद और डालचंद ने महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया था 1725 ईस्वी में, जिसे मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर तथा कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित रखा गया है। महाराजा मानसिंह 1803 से 18 ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। नाथ संप्रदाय के महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास,
माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि प्रमुख हैं। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्र परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। तो महाराणा मानसिंह के समय मारवाड़ चित्रकला थी वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। और मानसिंह क्या थे? नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, तो इन्होंने नाथों से संबंधित ही चित्र बनवाए थे। मानसिंह के समय चित्रकार थे अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास। मारवाड़ जोधपुर शैली के विषयों में प्रेमांकन प्रधान विषय रहा है। इन प्रेमांकनों में ढोला मरवण, मूमल महेंद्रा, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा गलमुछ, ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फूंदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। बादाम सी आंखें, ऊंचे पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है जो स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के प्रवेश के अनुकूल हुआ है। चित्रों में खंजन पक्षी को भी बखूबी दिखाया गया है। तो मारवाड़ जोधपुर शैली का जो विषय रहा है वो है प्रेमाख्यान प्रधान विषय, जिसमें ढोला मरवण, मूमल महेंद्र, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी प्रसिद्ध हैं। जोधपुर शैली में लंबे चौड़े गठीले बदन के पुरुष और ऊंची पाग दिखाई गई है। स्त्रियों के अंदर लाल फूंदनों का, ओढ़नी में क्या है, लाल फूंदनों का प्रयोग किया गया है। और स्त्रियों की बादाम जैसी आंखें और ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी पहचान रही है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग की प्रधानता रही है और मारवाड़ में खंजन पक्षी का प्रयोग दिखाया गया है। खंजन पक्षी को चित्रों में दर्शाया गया है। बीकानेर शैली, बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। राव रायसिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्र कहाँ मिलेंगे? राव रायसिंह के समय भागवत पुराण में। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आए। उनमें उस्ता अली रज्जा व उस्ता हामिद रुकमानुद्दीन मुख्य थे। तो बीकानेर के जो नरेश राय सिंह थे वो मुगल कलाकारों में उस्ता अली रज्जा व उस्ता हामिद रुकमुद्दीन को अपने साथ ले आए थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ है। यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा है। मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। इस परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला का विकास किया। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। तो बीकानेर की चित्रकला में मथेरण परिवार और उस्ता परिवार, दो परिवारों का योगदान रहा है। मथेरण जो परिवार है वो जैन मिश्रित चित्र शैली बनाने में सिद्धहस्त था। उस्ता परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण किया था, जिसे उस्ता कला कहते हैं। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राजसी काल में दिखाई देता है। उनके समय के प्रसिद्ध कलाकार में रामलाल, अली रज्जा, हसन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। इस समय यह शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने, उनकी रंगत ही अलग रही। तो 18वीं सदी में बीकानेर में ठेठ रूप से राजस्थानी शैली में चित्र बनने लग गए थे। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकहरी, तनवंगी कोमल ललनाओं का अंकन, नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी रंगों का प्रयोग
शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊंट, हरिन, बीकानेरी रहन सहन, राजपूती संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियाँ भी इस शैली की विशेषता है। यहाँ फंवारे, दरबार के दृश्य आदि में दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो बीकानेर शैली में ऊंट, हरनी तथा बरसते हुए बादलों में सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियां और बीकानेर शैली के फुंवारे और दरबार के दृश्यों में क्या है, दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। आगे है किशनगढ़ शैली। किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से हुआ है। तो किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण हुआ है। राजा सावंत सिंह का काल 1748 से 1764 ईस्वी किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। सावंत सिंह नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। सावंत सिंह के काव्य प्रेम गायन, बणी ठणी के संगीत प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया। बणी ठणी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। भारत सरकार ने सन 1973 ईस्वी में बणी ठणी पर डाक टिकट जारी किया था। तो राजा सावंत सिंह का काल था 1748 से 1764। सावंत सिंह के समय किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है और सावंत सिंह को नागरीदास के नाम से जाना जाता था। सावंत सिंह के प्रेम काव्य पर उनके कलाकार मोरध्वज निहाल चंद ने बणी ठणी नाम से चित्रांकन किया था और बणी ठणी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है और भारत सरकार ने बणी ठणी के ऊपर 1973 में डाक टिकट जारी किया था। इस चित्र शैली में पुरुष आकृति में लंबा, इकहरा, नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित सवेत या मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खजनाकृत कर्णांत तक खींचे विशाल अरुणाभ नयन और नारी आकृति में तनवंगी, लंबी, गौरवर्ण, नुकीली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की गई हैं। किशनगढ़ शैली है उसमें क्या है, सुराहीदार स्त्री की सुराहीदार गर्दन और नुकीली चिंबुक जैसी आंखें और लंबी कमल पकड़ी सी आंखें चित्रित की गई है। दूर दूर तक फैली झील, उनमें केली करते हंस, बतख, सारस तैरती नौकाएं, केले के गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, प्रातःकालीन संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषता रही है। बणी ठणी अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण है। यहाँ के प्रमुख रंग सफेद, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी हैं। तो किशनगढ़ शैली के अंदर दूर दूर तक फैली हुई झीलें, उनमें केली करते हुए हंस, बतख, सारस और तैरती हुई नौकाएं, केले की गाछ, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, प्रातःकालीन संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण इसकी विशेषता है। इसका प्रमुख किशनगढ़ शैली का प्रमुख रंग कौन सा है? सफेद, गुलाबी, सलेटी और सिंदूरी। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई लालडी दास के नाम से विशेष उल्लेखनीय हैं। तो किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लालडी दास। आगे है अजमेर शैली। अजमेर शैली राजनीतिक उथल पुथल तथा धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर शहर में जहां दरबारी एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा है,
वहीं गांव में लोक सांस्कृतिक ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना रहा है। भिणाय, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास संवर्धन में विशेष योगदान दिया है। जूनिया का चांद, सांवर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी एवं नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी एवं राम तथा अजमेर के अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। यहाँ एक ऐसी कलम रही है जिसको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म की समान प्राश्रय मिली है। तो अजमेर शैली के चित्रकार हैं जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी व नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी व राम, अजमेर का अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा चित्रकार रहे हैं। जो जूनिया के चांद ने राजा पाबूजी का 1698 में व्यक्ति चित्र बनाया था, जो अजमेर शैली का सुंदर उदाहरण है। नागौर उपशैली में लकड़ी के कवाड़ों एवं किलों के भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी विशेषता है। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महारावल, हरराज, अखे सिंह, मूलराज के संरक्षण में हुआ है। मूमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, ये एकदम से स्थानीय शैली है। तो नागौर उपशैली में लकड़ी के कवाड़ व किले के ऊपर भित्ति चित्र का प्रभाव में मारवाड़ शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। नागौर शैली में वृद्धावस्था के चित्रों को बखूबी दिखाया गया है। और नागौर शैली में क्या है, जो वेशभूषा है वो एक पारदर्शी वेशभूषा है। जैसलमेर शैली का विकास महाराव, हरराज, अखे सिंह व मूलराज के संरक्षण में हुआ था। और जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है मूमल। जैसलमेर शैली क्या है, एक स्थानीय शैली है। इसमें ना तो मुगल शैली का प्रभाव है, ना जोधपुर शैली का प्रभाव है। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड में घाणेराव एक प्रमुख ठिकाना है। चित्रकार नारायण, छज्जू एवं करपाराव ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिसे घाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया। तो घाणेराव ठिकाना कहाँ है? जोधपुर के दक्षिण में जो गोडवाड़ भूखंड है वहाँ पे घाणेराव ठिकाना है। घाणेराव के चित्रकार हैं नारायण, छज्जू, करपाराव। अब आती है हाड़ौती शैली। चौहान वंशी हाड़ाओं का प्रभुत्व बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में रहा है, इसलिए यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि हाड़ौती शैली के अंतर्गत आते हैं। बूंदी शैली। चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण एवं लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। राव छत्रसाल हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ है। बूंदी का शैली का विकास कब हुआ था? राव छत्रसाल के समय हुआ था। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया, जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रंग महल, बूंदी का जो रंग महल है, किसने बनाया था? छत्रसाल या शत्रुसाल। भाव सिंह तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशन से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिणी शैली का प्रभाव समाविष्ट हुआ। चित्रशाला का निर्माण राव उम्मेद सिंह के समय हुआ। राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया चित्र 1750 ईस्वी में प्रसिद्ध हुआ था। बूंदी शैली पर दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है।
और उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया हुआ जो चित्र है वो 1750 में है। वो बूंदी का प्रसिद्ध चित्र है। चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? उम्मेद सिंह के समय हुआ था। राजा उम्मेद सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगे बादलों, जलाशयों आदि के चित्रण की बहुलता दृष्टिगत होती है। बूंदी शैली की आकृतियां लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकृत, चिबुक पीछे की ओर झुकी हुई छोटी होती है। आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बिजली की कौंध, घन घोर वर्षा, नदी में उड़ती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष, उन पर चहकती चिड़िया, नाचते मयूर, कालाबाजी दिखाते वानर, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहर हारी है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगूल, हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता रही है। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कर्षण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव का अंकन भी चित्रशैली के चित्रदार रहे हैं। इस शैली के चित्रकारों में सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम मुख्य थे। तो बूंदी शैली में पशु पक्षियों का चित्रण विशेष रूप से किया गया है। बूंदी शैली के अंतर्गत सफेद, गुलाबी, लाल, हिंगुल, हरे रंग की प्रधानता रही है। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कर्षण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई आदि का अंकन बूंदी शैली में किया गया है। बूंदी शैली के चित्रकार हैं सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम। कोटा शैली। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह 1661 से 1705 ईस्वी को है। उनके बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति के विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। तो कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व कब स्थापित हुआ था? महाराव राम सिंह के समय हुआ था। और भीम सिंह के समय कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि उस दौरान कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व था। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उम्मेद सिंह के समय में हुआ था। कोटा शैली में का चरमोत्कर्ष था उम्मेद सिंह के समय। कोटा में के मुसाविर खाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े भित्ति चित्र बनाने के साथ बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशिष्टता प्रदान की। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ था, जो इस शैली का प्रतीक बन गया है। इस शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम व नूर मोहम्मद हैं। तो कोटा शैली में शिकार का चित्रण हुआ है और नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। स्त्री आकृतियों का कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। पीन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए, सुंदर अलकावली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। पुरुषाकृति में वृषभ, कंधे, उन्नत बोहें, मांसल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी, मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोती जड़ित आभूषण छवि को चार चांद लगाते हैं। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंगों का बहुतायता प्रयोग हुआ है। तो कोटा शैली में शिकार के दृश्यों की प्रधानता रही है। कोटा शैली में पुरुषों की वेशभूषा के में तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त थी। कोटा शैली में हरे, पीले और नीले रंगों का उपयोग किया गया है। झालावाड़ शैली। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव के जो भित्ति चित्र मिलते हैं, उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष रहा है।
झालावाड़ शैली का अभी निर्धारण नहीं हुआ है। आगे है ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ में आती है आमेर शैली। जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र 1591 नामक ग्रंथ प्रमुख है। इसी समय में बनी रज्जमनामा 1588 की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में ही तैयार की गई थी। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं। जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बेराट के तथा कथित मुगल गार्डन और मोजमाबाद के भित्ति चित्र भी इसी शैली में निर्मित हैं, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। तो आमेर शैली के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र ग्रंथ प्रमुख रहा है। आमेर शैली में अकबर के लिए रज्जमनामा की प्रति जयपुर के सूरत खाने में तैयार कराई गई थी। और रज्जमनामा की जो प्रति तैयार कराई गई थी, इसमें 169 बड़े आकार के चित्र थे। और बेराट का जो मुगल गार्डन और मोजमाबाद है, उसके भित्ति चित्रों पर भी आमेर शैली का प्रभाव दिखाई देता है। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 के रस्य काल से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मिणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 ईस्वी में बनवाए थे। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों एवं अलंकरणों से सुसज्जित है। आमेर शैली में जब मिर्जा राजा जयसिंह के समय रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मिणी वेली ग्रंथ की रचना मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी पत्नी चंद्रावती के लिए करवाई थी। इनके अंदर कृष्ण और गोपियों के युगल स्वरूप चित्रित थे। और 1639 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह ने गणेश पोल बनवाया था, और ये गणेश पोल भित्ति चित्र व अलंकरणों से सज्जित है। अगली है जयपुर शैली। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोसों, राजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की, जिनमें सूरत खाना भी एक है। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते हैं। इसी समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस, रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। महाराजा सवाई ईश्वर सिंह के समय चित्र सर्जन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटाकर जयपुर आ गया। इनके समय साहिब राम और लालचंद चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र, आदमकद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए हैं। तो महाराजा सवाई जयसिंह के समय राज चिन्हों, कोस, राजमर्रा की वस्तुएं आदि के लिए सवाई जयसिंह ने 36 कारखानों की स्थापना कराई थी। और इन 36 कारखानों में से चित्रों का निर्माण करने के लिए एक सूरत खाना बनवाया गया था। और इसी समय जयसिंह के समय रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस, रागमाला चित्रों का निर्माण करवाया गया। अब ईश्वर सिंह आए। ईश्वर सिंह के समय जो सूरत खाना आमेर में था, ये आमेर से कहाँ आ गया? जयपुर आ गया। सूरत खाना जहाँ पे चित्रकार चित्र बनाते थे, वो क्या था? जयसिंह के 36 कारखानों में से एक था सूरत खाना, जिसमें चित्र बनाए जाते थे। ईश्वर सिंह ने इस चित्रखाने को कहाँ ले आए? जयपुर ले आए। और ईश्वर सिंह के जो चित्रकार थे, उनमें थे साहिब राम और लालचंद मुख्य थे।
ईश्वर सिंह के चित्रकार साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र आदम का पोर्ट्रेट बनाई। और ईश्वर सिंह का दूसरा चित्र था लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख व लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकाली अलंकारिक मणिकुटिकम प्रवृत्ति को बढ़ाया। माधो सिंह प्रथम ने क्या किया, चित्रों में रंग नहीं भरवाया, और रंग ना भरवा के क्या भरवाए, मोती, लाख और लकड़ी की मणियां भरवाई। तो इसे क्या कहा, मणिकुटिकम प्रवृत्ति। तो चित्रकारिता में मणिकुटिकम प्रवृत्ति को किसने बढ़ावा दिया, माधो सिंह प्रथम ने बढ़ावा दिया। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पंडिरुक की हवेली के कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। तो माधो सिंह के समय गलता महल में, पंडिरुक की हवेली में, इनमें क्या भित्ति चित्रण किया गया था। लाल चितेरा महाराजा सवाई ईश्वर सिंह तथा महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का एक प्रमुख चित्रकार था। तो माधो सिंह और ईश्वर सिंह दोनों के समय था लाल चितेरा चित्रकार। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे, जिनमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी, 12 मासी का चित्रण प्रधानता हुआ था। तो सवाई प्रताप सिंह के समय चित्रकार थे राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिग्राम, लक्ष्मण। और सवाई प्रताप सिंह के समय राधा कृष्ण की लीलाओं पर अधिक चित्रण किया गया। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की सन 1857 ईस्वी में स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो महाराजा सवाई राम सिंह ने महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना कब की, 1857 ईस्वी में। और महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट को वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। तो भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की देन है, जयपुर शैली की देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है, जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, एराइसा तथा मोरो कस्सी कहा जाता है। इस पद्धति में चूने से तैयार प्लस्तर को घोटकर चिकना कर लिया जाता है तथा इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ, जो कछवा मुगल के संबंधों के प्रभाव का परिणाम था। जयपुर शैली का प्रभाव इसरदा, सिवाड़, झिलाई, उनियार, चोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा है, जिससे वहां के ठिकाना पेंटिंग की विकसित होती रही। तो जयपुर शैली में क्या है, बड़े बड़े आदमकद चित्र और भित्ति चित्रों की परंपरा विशेष है। जयपुर शैली में जब चित्र बनाए जाते तो चूने के तैयार प्लस्तर को घोटा जाता था और फिर उस पर चित्रण किया जाता था, जिसे क्या कहते थे, आला गीला, आराइस तथा मोरा कस्सी कहा जाता था। और राजस्थान में सबसे पहले आला गीला पद्धति का प्रारंभ कहाँ से, आमेर से हुआ है। अलवर शैली, अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई। उनके शासन काल में शिव कुमार, डालू राम नामक 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आए। राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय में बने। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं। तो 1775 ईस्वी में प्रताप सिंह के समय अलवर शैली क्या है, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई थी। और प्रताप सिंह के समय अलवर शैली में चित्रकार कौन थे, शिव कुमार और डालूराम थे, जो जयपुर से अलवर आए थे। राजगढ़ के किले शीश महल के जो भित्ति चित्र हैं वो शिव कुमार व डालू राम के समय बने थे।
राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की थी। राजगढ़ के महलों में जो शीश महल था उसका चित्रण बख्तावर सिंह ने कराया था और राजगढ़ के शीश महल में चित्रकला की शुरुआत हुई। बलदेव, डालूराम, सालगा, सालीग्राम उनके राज्य के प्रमुख चित्रे थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्मचर्चा करते हुए स्वयं महाराजा का चित्रण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। बख्तावर सिंह के समय चित्रकार कौन थे? बलदेव सिंह, डालूराम, सालगा, सालीग्राम थे। और बख्तावर सिंह के समय स्वयं बख्तावर सिंह का नाथ, जोगी, फकीर से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए चित्र बनाया गया है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला में उत्कृष्ट से वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का है। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासनकाल की एक अनोखी घटना है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपए व्यय हुए थे। इसके चित्र बलदेव गुलाम अली ने बनाए थे। तो विनय सिंह क्या थे? बलदेव से खुद चित्रकारी सीखते थे और विनय सिंह के दौरान गुलिस्ता का चित्रांकन करवाया गया था और गुलिस्ता के चित्रांकन में 1 लाख रुपए खर्च हुए थे उस समय में। और गुलिस्ता का चित्रांकन किसने किया? बलदेव और गुलाम अली ने गुलिस्ता का चित्रांकन किया। बलवंत सिंह के समय में सालीग्राम, जमन्नादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों एवं लिपटवा पट्टचित्रों का निर्माण किया। बलवंत सिंह के समय कौन थे चित्रकार? सालीग्राम, जमनदास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम। शिवदानसी के शासनकाल में कामकला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद तथा उदयराम के ने विशेष हाथी दांत के फलक पर सूक्ष्म चित्रण किया। महाराज जय सिंह ने शासनकाल में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपोलिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा। तो अलवर शैली में शिवदान सिंह के शासनकाल में कामकला पर आधारित चित्र बनाए गए और नफीरी वादन चित्र जो है वो शिवदान सिंह के समय बनाया गया था। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद और उदयराम ने हाथी दांत के फलक पर चित्रण किया। तो हाथी दांत के फलक पर चित्रण किसने किया? मूलचंद और उदयराम ने किया था। महाराजा जय सिंह के शासनकाल में कौन थे चित्रकार? राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपोलिया आदि। अलवर शैली में ईरानी, मुगल, राजस्थानी विशेषतर जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। इस चित्र शैली में पुरुष मुख आकृति आम के शकल से बनाई गई है। स्त्रियों के कद कुछ ठिगने, उठी हुई वेणियां, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग परते अलवर शैली की विशेषता है। तो अलवर शैली किसका विस्तृत रूप है? ईरानी, मुगल और राजस्थानी में जयपुर। तो ईरानी, मुगल और जयपुरी शैली का मिश्रण है अलवर शैली। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। सुंदर बेलबीटों वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता रही है। तो वेश्याओं के चित्र कौन सी शैली में है? अलवर शैली में है। और इसके अलावा अलवर शैली में जो वसलियां हैं उन पर सुंदर बेल बूटियां बनाई गई हैं। अब आती है उनियार शैली। नरुका ठिकाने के वंश ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। राम सीता, लक्ष्मण, हनुमान, मीर बख्श द्वारा चित्रित उनियार शैली का उत्कृष्ट चित्र है। उनियार शैली पर बूंदी और जयपुर का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है।
तो उनियार शैली में राव राजा सरदार सिंह के समय धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन, भीम ये चित्रकार थे जिनको राव राजा सरदार सिंह ने आश्रय दिया था। मीरबख्श ने उनियार शैली के अंदर राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान जी के चित्र बनाए थे और उनियार शैली बूंदी और जयपुर का मिश्रित रूप है। अब आए शेखावाटी के भित्ति चित्र। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी पर पड़ा है। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी प्रारंभ तक शेखावाटी के सृष्टिजनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन एवं प्रश्रय दिया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों पर भित्ति चित्रण अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। तो जयपुर शैली के जो भित्ति चित्र हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव शेखावाटी पर दिखाई पड़ता है। शेखावाटी में नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों पर भित्ति चित्र हैं, हवेलियों में बनाए गए हैं, मंदिरों में बनाए गए हैं। और शेखावाटी में भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। बड़े बड़े हाथी और घोड़े, चौबदारों, चंवर धारणियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता रही है। तो शेखावाटी की हवेलियों में क्या बड़े बड़े हाथी घोड़े बनाए जाते हैं और जो गवाक्ष होते हैं हवेली में उनके दोनों की दीवारों पर अंकन किया जाता है। छज्जों के नीचे टोडों के मध्य में चित्तौरों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्लयुद्ध, कुश्ती, दधी मंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षी, देवी मिथकों, राक्षसों, कामकला, राग रागिनी, साधु संत, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया है। हवेलियों की बाहरी दीवारों पर एवं अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावाटी शैली का विशेष देन है। शेखावाटी के भित्ति चित्र में कथई, नीले गुलाबी रंग की प्रधानता है, किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हो रहा है। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की है। तो शेखावाटी के जो भित्ति चित्रण है वो कत्थई, नीले और गुलाबी रंग की प्रधानता लिए हुए है। फतेहपुर शेखावाटी के अंदर फ्रांस के नदीन लो प्रिंस ने हवेलियों के भित्ति चित्र को संरक्षण दिया है। आम इंसान के द्वारा बिना किसी ताम झाम व प्रदर्शन ने से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है तो वह लोक कला कहलाती है। वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की वास्तविक वाहक एवं प्रस्तुतकर्ता होती है। तो आम इंसान जब अपनी स्वाभाविक कला के द्वारा चित्र या संगीत या नृत्य के द्वारा कुछ पेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लोक कला कहते हैं। तो राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं सांझी। सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। कब बनाई जाती है सांझी? दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष के अंदर बनाई जाती है। सांझी कुंवारी कन्याएं सफेदी पुती हुई दीवार पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती हैं और उसका पूजन करती हैं। तो सांझी किसके? कुंवारी कन्याओं की द्वारा बनाई जाती है और वो 15 दिन तक गोबर में आकार पूजती रहती हैं। इसे सांझी, सूंझली, सांझुली, सींजी, सांझ के हांजी, होजिया के नामों से जाना जाता है। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उनमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कोड़े, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल, पत्ती आदि के प्रयोग द्वारा एक दमकती हुई रंगीन चित्ताकर्षक आकृति बनाती हैं। सांझी को माता पार्वती का रूप माना जाता है और अच्छे वर व घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती हैं। पहले दिन से 10वें दिन तक 1 या 2 प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकार में सांझी की रचना की जाती है जिसे संजिया कोट कहते हैं। पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी
चौथे दिन हाथी सवार, पांचवें दिन चौपट, छठे दिन स्वास्तिक, सातवें दिन घेवर, आठवें दिन ढोलक या नगाड़े, नौवें दिन बंधनवार, 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। आखिरी 5 दिन संध्या कोट में बीच बीच में सबसे बड़े आकार में सांझी माता व मानव, पशु पक्षी आदि का चित्रण किया जाता है। तो सांझी में किसकी पूजा की जाती है? पार्वती माता की पूजा की जाती है कुंवारी कन्याओं के द्वारा। अब है मांडना। मांडने दीवार को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने के स्थान, पूजन स्थान आदि पर ये मांडने अंकित किए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी का मांडना, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि के साथ गलीचा, मोर, मोरनी, गमले, कलियां, बंदरवार व बच्चे के जन्म पर गलीचा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार, गणगौर पर गुणों, एक मिठाई का जोड़ा, घेवर, लहरिया, तीज पर घेवर, लहरिया, चौक, फूल, बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी तथा पथवारी मांडी जाती है। मांडणों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, वृत्त आदि की आकृतियां भी बनाई जाती हैं। ये मांडने अत्यंत सरल होते हैं जो अमूर्त व ज्यामिति शैली का उद्भुत सम्मिश्र है। जब कोई तीर्थ करके सकुशल घर लौटता है तो पुष्कर की पेड़ी और पथवारी के मांडने बनाए जाते हैं। फड़। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में छिपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा पट चित्रण किया जाता है जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। भीलवाड़ा के निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो फड़ चित्रण कहाँ पे किया जाता है? भीलवाड़ा के शाहपुरा में। किस जाति के द्वारा? छिपा जाति के द्वारा किया जाता है। और फड़ के लिए प्रसिद्ध कौन है? श्रीलाल जोशी फड़ के प्रमुख चित्रकार हैं। फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती है। ये भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेटकर गांव-गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्था या जंतर वाद्य यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए इसका वाचन करते हैं। तो भोपे फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते हैं? रावण हत्था और जंतर वाद्य यंत्र के साथ। यह लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला, लोक धर्म का एक अनूठा संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेकों प्रसंगों व उनसे संबंधित चमत्कारों को चित्रित किया जाता है। चित्रों में प्रमुख आकृति को सबसे बड़ा बनाया गया है। अन्य आकृतियां उसके अनुपात में कहीं छोटी बनाई जाती हैं। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। जैसे देवियां नीली होती हैं, देव लाल, राक्षस काले, साधु सफ़ेद, पीले और सिंदूरी व लाल रंग के शौर्य वीरता के प्रतीक हैं। फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथ कते 2 सूती कपड़ों, रेजी या रेजा पर गेहूं या चावल के मांड में गोंद मिलाकर करफ लगाया जाता है। सतह तैयार होने पर उसे घोट कर समतल किया जाता है। इस पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है। रंगों में गेरू, हिरमिच, जंगाल, हरताल, प्योड़ी, सिंदूर, हिंगुल, काजल, चूना व नील आदि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा लाल रंग कपड़े में, भूरा रंग वास्तु निर्माण व अंतिम रेखाएं खुलाई केवल काले रंगों में की जाती है। पाने। राजस्थान में विभिन्न उत्सवों व त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र पाने प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। दीवार चित्रों के विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ है। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीदकर समय अनुसार प्रयुक्त करते हैं। राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, राम कृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि के पाने प्रचलित है। श्रीनाथ जी का पाना इनमें सर्वश्रेष्ठ कलात्मक है जिसमें 24 श्रृंगारों का विचित्रण होता है। श्रीनाथ जी के पाने पे कितने श्रृंगारों का चित्रण होता है? 24 श्रृंगारों का। कावड़। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खेरौंदियों का पुश्तैनी व्यवसाय है।
यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री ने अपने कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग किए हैं। इनकी बनी कावड़ें देश विदेश में इस संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैं। कावड़ जनजीवन की धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका वाचन श्रवण कर लोग श्रद्धा विभूत हो जाते हैं और मन माना दान करते हैं। तो कावड़ कहाँ बनाए जाते हैं? चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव में खिरोंदिया परिवार के द्वारा कावड़ बनाया जाता है। कावड़ के मिस्त्री हैं मांगीलाल। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों पर या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कथा वाचन के साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं और अंत में राम, लक्ष्मण व सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती हैं। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती हैं, उसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रण किया जाता है। इनमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों व घटनाओं का विवरण होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़, लोक देवी देवताओं जैसे पाबूजी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपीचंद, भर्तरी की कथा के अनुसार कावड़ में चित्रित करते हैं। तो कावड़ क्या है? कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है। गोड़लिया, पशुओं के शरीर पर भी विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने की यह क्रिया अटेरना या दाग के निशान गोड़लिया कहलाते हैं। पशुओं के ये चिन्ह कहीं जाति विशेष के, कहीं अचल विशेष के, कहीं विशिष्ट राजघराने के प्रतीक हैं। दागने के इन चिन्हों में प्रकृति के विविध उपदान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह है, मानवाकृतियाँ, विविध कृषि उपकरण, दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के विभिन्न अंकों का समावेश मिलता है। ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढगनी, लोहे पीतल के अक्षर या किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म करके दागे जाते हैं। तो गोड़लिया क्या होता है? पशुओं के शरीर को निशान बनाए जाते हैं, जिसे जो निशान बनाने की क्रिया होती है उसे अटेरना या गोड़लिया कहते हैं। मेहंदी, राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलन में है। स्त्रियां व बालिकाएं तुलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडने मंडवाती हैं। सोजत व मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। मेहंदी स्त्रियों के द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजनों व शुभ कार्यों में लगाई जाती है। मेहंदी के विविध प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इनमें दीपावली पर पान, हटड़ी की भात, शंख, पगला लक्ष्मी जी के पैर, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र व मकर संक्रांति पर घेवर, बीजणी, करवा चौथ पर छबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरिया, चीक व शादी पर तोरण, केरी, सिंगाड़ा, स्वास्तिक, कलश फूल आदि प्रमुख हैं। तो मारवाड़ में कहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है? सोजत व मालवा की। गोदना, शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना कहते हैं। आदिवासी लोगों में गोदना गुदवाने का अधिक चाव रहा है। प्राप्त धन व आभूषणों के अभाव में शरीर के विविध अंगों पर गोदने गुदवाने कर वे अपने सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। स्त्रियां ललाट पर चांद, तिलक, आड़ गुदवाती हैं। आंखों को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की पलक के साथ सारियां गुदवाती हैं। धार्मिक प्रतीक जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक, कलश, ओम, त्रिशूल, पशु पक्षी, फूल पत्तियां, वृक्ष, दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं गुदवाती हैं। कोठियां, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मक कोठियां निर्मित की जाती हैं। कोठियां चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उस पर विभिन्न प्रकार के जाली, झरोके, कंगूरे, देवी देवता, जीव जंतु, बैल बूटे तथा मांडने उभारे जाते हैं। इन कोठियों में अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे घी, दूध, दही आदि रखे जाते हैं। व्हील, पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचल में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वथा दिखाई देती है।
व्हील बांस की पतली पतली खपचियों को धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिलाकर चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। ये व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए हुए होती है। इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे ग्वाक्स, जालियां और कंगूरे बनाए जाते हैं। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं। इनमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती हैं। तो प्राचीन समय में क्या है, पश्चिमी राजस्थान में सामान रखने के लिए बांस की लकड़ियों से व्हील बनाई जाती थी, जिसमें घोड़े की लीद मिला के चिकनी मिट्टी से उसे बनाते थे। जैसलमेर में व्हील का प्रचलन है। कठपुतली, धागे की सहायता से काष्ठ से बनी पुतलियां कठपुतली का कमाल देखते ही बनता है। धागा पुतली शैली राजस्थान की देन मानी जाती है। सिंहासन 32, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर दिखाए जाते हैं। सन 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला को विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर तहलका मचा दिया। 1965 में रोमानिया में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह का आयोजन हुआ था, जहां पे उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों को विश्व में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? आंसर होगा नाथद्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, बणी ठणी किस चित्रशैली से संबंधित है? आंसर होगा किशनगढ़ शैली से। क्वेश्चन नंबर 3, जमनदास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? आंसर होगा अलवर शैली से। क्वेश्चन 4, जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। आंसर होगा सूरत खाना। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है, यहाँ आंसर होगा बूंदी शैली। क्वेश्चन 6, सांझी का संबंध किस देवी से है? आंसर होगा पार्वती से। क्वेश्चन 7, फड़ वाचन का कार्य कौन करता है? आंसर होगा भोपे। क्वेश्चन 8, मांगी लाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है? आंसर होगा कावड़। क्वेश्चन 9, फड़ से संबंधित श्री लाल जोशी किस जिले से के निवासी हैं? आंसर होगा भीलवाड़ा के। क्वेश्चन 10, सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा मेहंदी के लिए। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर व लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।